दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति की। आपकी यूनिट 3 में अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति 2 क्रांतियाँ दी गई हैं। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा। और आइए अब चलते हैं अमेरिकी क्रांति की तरफ, उसके बाद देखेंगे फ्रांस की क्रांति। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ठीक है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अमेरिकी क्रांति क्या थी? बेसिकली जिस तरह भारत को अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाया था, उसी तरह अमेरिका को भी ग़ुलाम बनाया था। अंतर क्या था कि भारत में मूल रूप से भारत के लोग रहते थे, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में मूल रूप से ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश के ही जो ब्रिटेन था वहीं के लोग पहले जाके अमेरिका में बसे थे और वही लोग जो है क्रांति करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अमेरिकी क्रांति से। सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका में सबसे पहली जो अंग्रेज़ी बस्ती थी वो जेम्स टाउन में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसमें फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड स्थिर रखिएगा और इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। तो अमेरिका में सबसे पहले अंग्रेज़ी बस्ती जेम्स टाउन में स्थापित की गई थी। 1775 तक अंग्रेज़ों के 13 उपनिवेश हो चुके थे। 1775 डेट क्यों लिखा है? क्योंकि 1776 ईस्वी में यहाँ की क्रांति होती है, आपको पता होगा। 1776 से 83 तक, ठीक है। तो 1775 तक अंग्रेज़ों के 13 उपनिवेश यहाँ पे स्थापित हो चुके थे, ठीक है। प्रत्येक उपनिवेश में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी, मतलब हर एक उपनिवेश में एक गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। 1620 ईस्वी में जेम्स प्रथम की धार्मिक नीतियों के एवं अत्याचार से तंग आकर अनेक प्यूरिटनों ने अमेरिका पहुंचकर न्यू इंग्लैंड नामक उपनिवेश की स्थापना की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो मूल रूप से ब्रिटिशर्स थे वही पहले जाके अमेरिका में बसे गए थे और उन्होंने ही बाद में अमेरिकन की तरह क्रांति किया, ठीक है। मतलब वो अब अमेरिकन नागरिकता एक तरह से अपने अंदर महसूस करते थे, ठीक है। क्या कारण थे अमेरिका की, क्या क्रांति के क्या कारण थे? चूँकि जो तात्कालिक घटना होती है वो तो बस एक तीली का काम करती है, ठीक है। बारूद तो पहले से भरा हुआ होता है, तो बारूद क्या है जो कारण है इसके पीछे के क्रांति के, उसके बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है धार्मिक मतभेद। धार्मिक मतभेद क्या? चूँकि जो इंग्लैंड से अमेरिकन वासी, जो इंग्लैंड से नागरिक गए थे अमेरिका और अमेरिकन वासी बन गए थे, वो क्यों गए थे? धार्मिक मतभेद की वजह से ही गए थे, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो लोग थे वो एंग्लिकन चर्च को मानने वाले लोग थे, जबकि अमेरिका के लोग प्यूरिटन धर्म को मानने वाले लोग थे। तो इन दोनों में जो है धार्मिक मतभेद था। यही आगे चल के धीरे धीरे संघर्ष का रूप ले लेता है और इन दोनों में संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो अमेरिका वासियों में स्वतंत्रता का भावना। चूँकि अमेरिका वासी कभी गुलाम रहे ही नहीं थे, ठीक है। एक तरह से अंग्रेज़ जो थे वो केवल अमेरिका को बाज़ार बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनको जो है वहाँ से कच्चा माल लेने की कोशिश कर रहे थे, अपना बना हुआ सामान बेचना और कच्चा माल को लेना, ठीक है। वही उनका वहाँ पे मेन चीज़ था, ठीक है, उपनिवेश था। तो एकदम मूल रूप से जिस तरह भारत को गुलाम बनाया गया था उस तरह तो अमेरिका को गुलाम नहीं बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और यही वो गलती कर गए ब्रिटिशर्स। इसी की वजह से सबसे पहले अमेरिका ने जो है अपने यहाँ क्रांति करके आज़ादी पा ली भारत में। उसके बाद उससे सीख कर अमेरिका की क्रांति से इंग्लैंड ने बहुत कुछ सीखा और उसी साल 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है और उसी साल जो है यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो कि जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने के लिए। खैर वो मॉडर्न इंडिया की बात है, उसको बाद में देखेंगे। अभी क्या जानना है कि अमेरिका वासी जो थे उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हो उठी। अब ये स्वतंत्रता की भावना, चूँकि पहले से वो स्वतंत्र थे ही, लेकिन जो तत्कालीन लेखक उस समय के हुए, जैसे जेफरसन हो गया, थॉमस पेन हो गए, मिल्टन हो गए, लॉक हो गए, ये जो लोग थे इन्होंने वहाँ के लोगों, जो सो चुके थे अमेरिकन लोग, वहाँ के लोगों को जगाया, ठीक है, अपनी कृतियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। इसमें एक जो महत्वपूर्ण है जेफरसन, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो जेफरसन थे वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को की गई स्वतंत्रता की घोषणा का जो दस्तावेज है वो जेफरसन ने ही लिखा था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई अमेरिकन वासियों द्वारा, ठीक है। तो उसमें जो स्वतंत्रता की घोषणा का दस्तावेज था वो जेफरसन ने ही लिखा था। इसको अभी देखेंगे बाद में, बस यहाँ पे जेफरसन का जिक्र है तो मैंने आपको बता दिया। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक है कॉमन सेंस और दूसरी है द अमेरिकन क्राइसिस। इन दोनों को में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। तीसरा जो कारण है वो है इंग्लैंड की व्यापार नीति से उभरता असंतोष।
अब चूंकि मनमाने कर थोप रहे थे इंग्लैंड वाले, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से कच्चा माल लेते थे और अपना बनाया माल जाके वहाँ पे बेचते थे। तो एक तरह से क्या हो गया था कि आयात और निर्यात पर ये इंग्लैंड वाले एकाधिकार करने लगे थे, ठीक है। अमेरिका में जो है वो एकाधिकार बनाने की कोशिश में लग गए थे ये, कि केवल हम ही इनसे सामान खरीदें और हमारे ही सामान केवल इनमें बिके। लेकिन इस तरह जो अमेरिका वासी थे वो अपने आप को गुलाम महसूस करने लगे। मैंने आपको बताया कि अमेरिका बहुत पहले से स्वतंत्र अपने आप को मानता था, ठीक है। तो इससे जो है वहाँ की जनता में असंतोष फैला। धीरे धीरे आप देखेंगे अभी मनमाने तरीके से कर भी थोपेंगे। क्यों थोपेंगे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंग्लैंड में हो रहा है उत्पादित सामानों का अमेरिका में उत्पादन रोक दिया गया। जैसे अगर जो सामान इंग्लैंड में बन रहा हो उसको अमेरिका में कोई कंपनी लगा के नहीं बना सकता है, क्योंकि इंग्लैंड का सामान तब कैसे बिकेगा। इसी की वजह से इंग्लैंड वाले ऐसे नियम बनाते थे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपनी वगैरह, कोई भी फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं होगी। चौथा जो कारण था वो था अमेरिकन का इंग्लैंड से लगाव जो है वो समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो अमेरिकन का इंग्लैंड से लगाव समाप्त क्यों हो चुका था, क्योंकि 1779 आते आते 1776 आते आते यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे देश के लोग आ चुके थे। जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, उसके बाद आप देखेंगे इधर पुर्तगाल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे देश से लोग आ चुके थे यहाँ पे, तो लोगों का मिश्रण हो गया था यहाँ पे। तो मात्र इंग्लैंड अपनी मातृभूमि के लिए अमेरिकन वासियों के प्रति उतना जो है लगाव जो था वो समाप्त हो चुका था। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। अमेरिका में अब तक विभिन्न देशों से लोग पर्याप्त संख्या में, ये संख्या है, पर्याप्त संख्या में आकर बस गए थे। उनमें आयरिश, वेल्स, स्कॉटिश, डच, फ्रेंच ये सभी थे, ठीक है। तो सबका ये मिश्रण हो गया था। चौथा जो मेन रीज़न था क्या था, चौथा कारण क्या था, सॉरी पांचवा कारण क्या था, प्रशासन संबंधी मतभेद। अब ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, बेसिकली जो गवर्नर जनरल स्थापित यहाँ पे किए गए हैं किनके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वो क्या है, वो अपने मन से शासन चलाते हैं, जबकि जो यहाँ की सभा है वो चाहती है कि जो गवर्नर जनरल है, अमेरिका की जो सभाएं हैं कुछ, वो चाहती हैं कि गवर्नर जनरल हमारे नीचे रहे, ठीक है। तो इंग्लैंड के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो इंग्लैंड की सरकार करती थी, यहाँ की जनता से कुछ नहीं पूछा जाता था। और अमेरिकन जो थे वो स्वायत्त शासन के लिए प्रेरित थे, मतलब वो चाहते थे खुद का शासन हो, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जब वो आज़ाद हुए तो लोकतंत्र, जनता का शासन जो है उन्होंने चुना। अमेरिका की सभाएं जो है वो गवर्नर पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थीं, अतः संघर्ष स्वाभाविक था। तो जब एक म्यान में दो तलवारें रहेंगी तो संघर्ष तो जायज़ होना ही होना है, स्वाभाविक है। छठा जो कारण था वो था अस्थायी सेना के रखरखाव का व्यय अमेरिकनों से लेने का निश्चय। अगर कोई कहे कि सबसे मूल कारण क्या था अमेरिकन क्रांति का, तो मैं बताऊंगा कि ये जो अस्थायी सेना के लिए, रखरखाव के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ी वो सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ा समझिए। एक शहर था, ठीक है, एक शहर था बोस्टन, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। बोस्टन में कुछ जो है लोग थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो यही कर वगैरह जब थोप रहे थे तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन उसको शांत करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया, और नियम ये था कि 10,000 सैनिकों की अस्थायी सेना अब रखी जाएगी, ठीक है। 10,000 सैनिकों की अस्थायी सेना रखी जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने ये निश्चय किया, और इसके लिए अमेरिकनों पर कुछ अतिरिक्त कर लगाया जाएगा, ठीक है। यही पर मेन विवाद था। जो अतिरिक्त कर लगाने की बात हुई तो वहाँ के जो लोग थे, अमेरिकन जो थे, उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग वहाँ पे कानून बनाने में सम्मिलित ही नहीं है तो हम कर क्यों दें, ठीक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कानून बना रही है हमारे लिए, उसमें जब हम सम्मिलित ही नहीं है, हमारी कोई भागीदारी ही नहीं है, तो हम कर क्यों दें। तभी से ये नारा प्रचलित हुआ कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अमेरिकनों पर कुछ अतिरिक्त कर लगाए गए। अमेरिकनों ने इन करों का प्रबल विरोध किया, वो देने से एकदम मतलब पीछे हट गए, ठीक है, वो देने से मना करने लगे। एक कारण और जो कि महत्वपूर्ण है, इसको समझिए, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्यों, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्रांति हुई 1756 से 63 के बीच, तो फ्रांस तो हार गया इसमें, फ्रेंच की जो है वो हार हो गई। लेकिन 63-64 तक आते आते, 1763-64 तक आते आते इंग्लैंड की जो वित्तीय स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, दयनीय हो चुकी थी, ठीक है। तो उस वित्तीय स्थिति को पुनः ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को
अब ये लगा कि ये अमेरिका से इस जितना भी घाटा हुआ है अमेरिका से इसकी पूरी जो है वसूली होगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कर के माध्यम से इसकी पूर्ति करने की कोशिश की और कर को बढ़ा दिया। कौन कौन से कर बढ़ाए गए थे, यहीं से जो है जब कर बढ़ाना स्टार्ट हुआ, ये देखिए 63 की घटना है, 64 में उन लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम डमाडोल थी और यहाँ से कर थोपना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 65 से लेके 75 तक जो है वो घटनाओं का सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, 1765 से लेके 75 तक घटनाओं का सिलसिला जारी रहता है और यही 76 में जो है 1776 में एक क्रांति का रूप लेता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो घटनाक्रम है वो क्या क्या थे। तो घटनाक्रम में सबसे पहला जो घटनाक्रम था वो था स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट था क्या था बेसिकली 1765 ईस्वी में इसको लाया गया था। इसमें ये था कि जो भी काम किया जाता है अमेरिकन व्यापारियों के द्वारा या फिर वहाँ के लोगों के द्वारा, जो कानूनी रूप से किया जाता है उसमें जो कागज़ें लगती हैं उस पर जो है वो कर लगेगा। आप ठीक है, व्यापार के लिए लेन देन के लिए जितनी भी कागज़ें हैं उस पर कर देना पड़ेगा उनको। ठीक है, लेकिन वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया तो 1766 में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसको तो रद्द कर दिया गया। दूसरा था शुगर एक्ट। शुगर एक्ट क्या था, चीनी अधिनियम क्या था, 1764 में इसको लाया गया था। ठीक है, एक साल पहले ही लाया गया था ये। शुगर एक्ट में ये था बेसिकली कि जो व्यापार है चीनी का, ठीक है, जो व्यापार है चीनी का वो जो है केवल जो है अमेरिका यूरोप को सप्लाई, मतलब इंग्लैंड को सप्लाई दे अमेरिका। ठीक है, और चीनी पर कर भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो जब कर बढ़ाया गया तो इससे चूँकि चीनी एक मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, तो जब उस पर भी कर बढ़ा दिया गया तो लोगों में असंतोष फैल गया, तो ये भी एक कारण बना। ठीक है, तीसरा घटना क्या है, आयात कर। आयात कर की अगर हम बात करें तो जो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच जो व्यापार होता था, तो इंग्लैंड सरकार ने क्या किया, आयात कर को बढ़ा दिया। जबकि वहीं के लोग थे, ये भी अमेरिका वासी भी इंग्लैंड के ही तो थे, लेकिन ये इंग्लैंड का जो सरकार थी उसने कर बढ़ा दिया, तो इससे भी इंग्लैंड की जो अमेरिका की जो जनता थी वो आक्रोशित हो गई और जो है 1767 ईस्वी की ये घटना है। ठीक है, और धीरे धीरे उनके अंदर जो है वो लावा उफन रहा है अब। चौथा कारण है, चौथा जो घटनाक्रम है वह बोस्टन नरसंहार। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, बोस्टन नरसंहार और बोस्टन टी पार्टी ये दोनों अलग अलग घटना है। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि बोस्टन नरसंहार कब हुआ था, तो 5 मार्च 1770 को हुआ था। अब क्या हुआ था इसमें कि मैसाचुसेट्स की राजधानी बोस्टन में यहाँ पे कर देने से मना कर रहे थे लोग, तो ज़बरदस्ती जो है इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो जो मैसाचुसेट्स की राजधानी बोस्टन है वहाँ पर भी ज़बरदस्ती जो है कर को वसूलना चाहा उन लोगों ने, लेकिन जो आम जनता थी वहाँ की वो सैनिकों से उनका मुठभेड़ हो गया। ठीक है, मुठभेड़ हो गया उनका। चाय अधिनियम उसके बाद आता है। ठीक है, अब यहाँ से अब देखिए मैसाचुसेट्स की राजधानी बोस्टन में तो आम जनता और सैनिकों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है, बोस्टन नरसंहार हो चुका है। अब धीरे धीरे पृष्ठभूमि बन रही है। चाय अधिनियम आता है 1773 ईस्वी में। ये जो मैं ईयर लिखा हूँ यहाँ पे आप इसको लिख लिख के याद कर लीजिएगा कि स्टाम्प एक्ट 1765 में आया था, शुगर एक्ट 1764 में, आयात कर 1767 में, बोस्टन नरसंहार कब हुआ था 5 मार्च 1770 में, चाय अधिनियम कब आया था 1773 ईस्वी में। और चाय अधिनियम जब आया, चाय अधिनियम यही था कि आप जो एकाधिकार है चाय का वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को हो और इंग्लैंड को हो। ठीक है, तो इससे जो है अमेरिका वासी जो है वो अपने आप को गुलाम समझने लगे। ठीक है, उनको लगा कि ये हमारी स्वतंत्रता पे एक वार है। ठीक है, ये हमारी स्वतंत्रता पे एक क्या है, वार है। तो इसकी वजह से बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है, चाय अधिनियम की वजह से बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है। आप देखेंगे कि 16 दिसंबर 1773 को 1773 को बोस्टन बंदरगाह पर 343 चाय की पेटियों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया। ये जो नंबर है 343 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट है 16 दिसंबर 1773 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि फैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लिखते रहिएगा तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन बंदरगाह पर 343 चाय की पेटियाँ जो है उठाकर समुद्र में फेंक दी गईं और 5 असहनीय नियम जो है वो लगाया गया। अब ये 5 असहनीय नियम क्यों लगाया गया, अब देखिए बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई 343 चाय की पेटियाँ उठाकर फेंक दिया गया, इससे जो सरकार थी, इंग्लैंड सरकार थी, बहुत आक्रोशित हुई, बहुत क्रोधित हुई इससे। ठीक है, और उसी से क्रोधित होकर उसने 5 असहनीय नियम लगा दिए। कहाँ पे, बोस्टन पे। ठीक है, बोस्टन जो शहर है, बोस्टन राजधानी है, जो मैंने आपको बताया,
तो इस राजधानी पे जो है क्या किया, 5 असहनीय नियम 1774 में थोप दिए गए, लगा दिए गए। बोस्टन की घटना से क्रोधित होकर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया थी ये, ठीक है। अब जब ये किया गया तो जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, जब ये 5 आसानियाँ नियम लाए गए तो वहाँ अमेरिका वासी जो थे वो एकजुट हो गए, चूँकि 13 उपनिवेश थे, 13 एकजुट हो गए और 13 ने फिलाडेल्फिया में सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन रखा 5 सितंबर 1774 में। 5 सितंबर 1774 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन रखा और सभी उपनिवेशों का वहाँ पे आना, सभी उपनिवेश एक जगह एकत्रित हुए। किसकी घटना का विरोध, ये जो ऊपर जो घटना हुई है, 5 आसानीय नियम लगाए गए हैं, इस घटना का विरोध करने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए 5 सितंबर 1774 में। दूसरी जो है 10 मई 1775, एक साल बाद लगभग जो है वो 13 उपनिवेशों ने क्रांतिकारी सरकार की जो है वो स्थापना कर ली। और किसके उसमें की स्थापना जो की वो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उनके नेतृत्व में उसने क्या की, स्थापना कर ली। बात आपको समझ में आ रही है। तो जब ये स्थापना हो गई क्रांतिकारी सरकार की तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की भी घोषणा उन्होंने कर दी, एक साल बाद। धीरे धीरे करते करते 1776 से और 1783 ईस्वी तक जो है वो पूरा का पूरा अमेरिका और इंग्लैंड के बीच युद्ध चलता रहा। अमेरिका और इंग्लैंड के बीच युद्ध चलता रहा और इसी बीच जो है ये देखिए आप, जो पेरिस था, सॉरी जो स्पेन थे, फ्रांस था, ये जितने भी कंट्रीज़ थे अगल बगल, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जो कि इंग्लैंड के एक तरह से कहें तो प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने क्या किया, अमेरिका का इसमें साथ दिया। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दे रहे थे, वो अपने खुद के लाभ के लिए दे रहे थे ताकि उनको कुछ लाभ मिल सके इससे। और बाद में देखेंगे भी आप कि जब अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया तो स्पेन को भी उसने कुछ पार्ट दिया, उसके बाद फ्रांस को भी कुछ पार्ट दिया, ठीक है, वो अलग बात है। तो 1776 से 1783 ईस्वी तक अमेरिकी उपनिवेशों ने साधनों की कमी के बावजूद बड़े मनोबल एवं उत्साह के संघर्ष किया, ठीक है, उत्साह से संघर्ष किया। और 1783 ईस्वी की पेरिस की संधि के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो 1776 में जो है वो क्या हुआ, सब एकजुट होकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए। और 1783 ईस्वी में जो है वो पेरिस की संधि या फिर इसी को वर्साय की संधि भी कहते हैं, तो पेरिस अथवा वर्साय की संधि के माध्यम से जो है इसको जो है स्वतंत्रता इसकी स्वीकार कर ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये जो पूरा था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिकी जो क्रांति थी उसके बारे में। अभी अमेरिकी क्रांति के अमेरिका में ही आगे चल के आप देखेंगे तो एक अमेरिकन गृह युद्ध आता है, लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है। अब हम देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं इसको। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोलंबस ने की थी। अमेरिका में सबसे पहली अंग्रेज बस्ती जेम्स टाउन में स्थापित की गई थी, जेम्स टाउन में। 1775 ईस्वी तक अमेरिका के 13 उपनिवेश स्थापित किए गए थे। 1620 ईस्वी में जेम्स प्रथम के समय में जो है वो धार्मिक नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर अनेक प्यूरिटनों ने अमेरिका पहुंचकर न्यू इंग्लैंड नामक उपनिवेश की स्थापना की थी। 5 मार्च 1770 को मैसाचुसेट्स की राजधानी बोस्टन में बोस्टन नरसंहार हुआ। मैंने आपको बताया कि 5 मार्च 1770 में हुआ था बोस्टन नरसंहार, ठीक है। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पारित किया और 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है, ठीक है, दिसंबर में, 16 दिसंबर को। उसके बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा होती है और इस घोषणा पत्र का मसौदा जेफरसन ने लिखा था। मैंने आपको बताया था कि जेफरसन एक जो विचारक था उसने जो है घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है, 1732 से 1799 ईस्वी तक। ये जो है उनका वो है जीवन काल है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता के बाद बने वो, ठीक है। अब हम देखते ये हैं कि ये तो कुछ स्मरणीय तथ्य थे जो कि आपको याद रखने हैं, फैक्ट्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 1776 ईस्वी में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1775 ईस्वी तक अमेरिका में उपनिवेशों की कितनी संख्या थी, तो 13, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अमेरिका के तृतीय राष्ट्रपति कौन बने, तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जेफरसन। पांचवा क्वेश्चन है बोस्टन नरसंहार 1770 ईस्वी में किस दिन हुआ था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 मार्च।
1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किस दिन हुई? तो 4 जुलाई, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था? तो स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था बताइए आप? ये आपका पारित किया था ग्रैनविल ने, ठीक है। स्टाम्प एक्ट ग्रैनविल ने पारित किया था। कहाँ पर संपन्न कांग्रेस में 1775 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन को सभी 13 उपनिवेशों की सम्मिलित सेना का सेनापति नियुक्त किया गया? कहाँ पर? तो ये कहाँ पे सारा सम्मेलन हुआ? सारा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का सम्मेलन जहाँ पे हुआ वो किस जगह हुआ? तो इसका राइट आंसर फिलाडेल्फिया, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका अमेरिका की क्रांति। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, कुछ फैक्ट बता दिए और कंसेप्ट बता दिया कि कैसे स्टार्टिंग से लेके और अंत तक जो है कैसे पृष्ठभूमि बनी, कौन कौन सी घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। और इसके परिणाम के रूप में आप ये लिख सकते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई और धीरे धीरे जो है वो प्रगति के राह पे चल पड़ा। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी कुछ बाधाएं आई, बीच में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी वो देश अपनी सारी समस्याओं से निजात पाकर इस समय वर्ल्ड पावर बना हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका की क्रांति ये पूरी हो गई। अब हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति लगभग सब ने पढ़ा ही होगा, तो इसीलिए इसको मैंने नोट्स अपना नहीं बनाया है, इसको मैंने बुक से ही कुछ फैक्ट्स लिए हैं जिसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें का निरंकुश व्यवहार और विलासितापूर्ण जीवन फ्रांस की राज्य क्रांति का एक कारण था। तो पहला कारण तो यही था कि जो लुई 16वां था वो निरंकुश था, उसका व्यवहार और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। लुई 16वें की रानी मैरी आंतवानेत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेवार थी। ये भी आपका फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू, ये नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से विद्वान किससे संबंधित है, किस क्रांति से। जैसे मॉन्टेस्क्यू का इसमें नाम दे सकता है, वॉल्टेयर का नाम दे सकता है, रूसो का नाम दे सकता है, डिडरो का नाम दे सकता है। तो ये जो दार्शनिक हैं वो किस महत्वपूर्ण भूमिका, किस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो ये जो है फ्रांस की क्रांति के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 मई 1789 ईस्वी में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ, ठीक है। स्टेट जनरल 5 मई 1700, यहीं से पूरा घटना स्टार्ट होता है। अब देखिए मई, जून, जुलाई और अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ही ये पूरी घटना देखी जा रही है, ठीक है। तो ये जो 4 डेट है ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि 5 मई 1789 से लेके 4 अगस्त 1789 ईस्वी तक क्या क्या हुआ। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद 17 जून को तृतीय वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। उसके बाद 20 जून 1789, 3 दिन बाद जो है वो टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, ठीक है। टेनिस कोर्ट की शपथ एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि 20 जून 1789 ईस्वी को ली गई। उसके बाद 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील का पतन हुआ, ठीक है। बास्तील का पतन जो कि एक किला था, जेल एक तरह से कर सकते हैं, उसका पतन हुआ 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और इसी दिन जो है फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 जुलाई को। 4 अगस्त 1789 ईस्वी में सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त हुए। जो सामंत वहाँ पे थे, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 3 प्रकार की जो है समाज विभक्त था। सबसे पहला जो है वो सामंत वर्ग था, ठीक है, पादरी वर्ग जिसको कहते थे। दूसरा कुलीन वर्ग था। पहला तो पादरी वर्ग था, ठीक है, पादरी वर्ग, 1 मिनट। पहला आपका कौन था? पादरी वर्ग था। दूसरा आपका सामंत वर्ग अथवा आप कुलीन वर्ग कह सकते हैं, सामंत या कुलीन, ठीक है। और जो तीसरा वर्ग था वो जनसाधारण, ठीक है, जनसाधारण वर्ग था। तो जो ये पादरी और सामंत वर्ग थे इनकी जनसंख्या बहुत कम थी, लगभग 6 से 7% थी पूरे फ्रांस में, लेकिन इन्हीं की चलती थी। और जनसाधारण वर्ग जो कि 94-95% था, इसका कुछ नहीं चलता था। तो धीरे यही जो जनसाधारण वर्ग था इसी ने ही क्रांति स्टार्ट की और देखते ही देखते फ्रांस की क्रांति जो है एक बड़ा रूप ले लेती है। तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को जो सामंतों के विशेषाधिकार थे वो समाप्त हो गए। इसी में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा का कार्यालय 1 अक्टूबर 1791 से 20 सितंबर 1792 तक चला, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है ये क्रांति के बाद मतलब 1789 के बाद जो है राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा का जो है वो साधन स्टार्ट हुआ, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1 अक्टूबर 1791 से 20 सितंबर 1792 तक, ठीक है। 1 अक्टूबर 1791 से 20 सितंबर 1792 तक, 1 साल लगभग।
उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यकाल रहा वो 21 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक फैक्ट के रूप में देखिए। लुई सुलामे को 21 जनवरी 1793, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी में 1793 में गिलोटीन पर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, जबकि उसकी पत्नी जो थी उसको 16 अक्टूबर 1793 को रानी अंतवानेत को देशद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दे दिया गया। 27 अक्टूबर 1795 से 19 नवंबर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा। डायरेक्टरी का शासन मतलब जिसमें नेपोलियन भी शामिल था, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ कि 10 नवंबर 1799 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट करके फ्रांस में कॉन्सुलेट शासन स्थापित कर दिया। तो नेपोलियन ने कौन सा शासन स्थापित किया? कॉन्सुलेट। ये लगभग पूरा मैंने आपको फ्रांस की क्रांति का क्रक्स बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई सोलामा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लुई सोलामा। टाइथ कर क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। गावेल क्या है? गावेल एक नमक कर है। ठीक है, गावेल एक नमक कर है। चौथा क्वेश्चन है, लुई सोलामे ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रीलो करके एक नाम है, वो होगा। ठीक है, ब्रीलो। ये इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में किस दार्शनिक का योगदान था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, तो उक्त सभी का। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक इकारानामा। सामाजिक इकारानामा किसकी रचना है? मतलब सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है, इकारानामा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका डी, रूसो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ 1789 ईस्वी में किस दिन ली गई थी? ठीक है, 89 ईस्वी में किस दिन ली गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप बताइए? इसका राइट आंसर 17 जून हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बास्तील का पतन 1789 ईस्वी में किस दिन हुआ था? तो बास्तील का पतन 20 जून को हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आई एम सॉरी, 20 जून नहीं, 14 जुलाई। 14 जुलाई को बास्तीन का पतन हुआ था। 20 जून को तो वहाँ पे जो राजा था उसने सभा बुलाई थी। ठीक है, 17 जून को जब टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी तो उसके 3 दिन बाद राजा ने बुलाया था उन लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे देखते देखते उसने जो है सैनिकों को बीच में जनता के बीच में भेजना स्टार्ट किया कुचलने के लिए विद्रोह को, लेकिन जनता ने इसको आंक लिया और तभी से जो है विद्रोह स्टार्ट हो गया। 14 जुलाई को बास्तील का पतन हुआ। 21 जनवरी 1793 को किसे फांसी पर चढ़ाया गया? तो ये तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लुई सोलामा, बी। देशद्रोह के अपराध में 16 अक्टूबर 1793 ईस्वी को किसे मृत्युदंड दिया गया? तो उसकी पत्नी जो मैरी आंतवानेत थी उसको दिया गया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, गिलोटीन क्या है? तो गिलोटीन एक फांसी देने का यंत्र है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेखन कला का जादूगर किसको कहा जाता है? ठीक है, लेखन कला का जादूगर किसको कहते हैं? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाल्टेयर को। क्रांतिकारियों का मसीहा, क्रांतिकारियों का मसीहा किसको कहते हैं? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रूसो को। 14वां क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ एवं खुद कानून हूँ, यह कौन कहता था? तो ये लुई 14वां कहता था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब जो है आप कमेंट बॉक्स में जैसा भी वीडियो लगाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं चौथे यूनिट में। मैं कोशिश करूँगा सुबह तक अपलोड करने की, अगर हो पाया तो, या फिर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं सुबह में अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।